हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर हम लेक्चर 13 देखने जा रहे हैं। लेक्चर की जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इस लेक्चर में हम गुप्त काल के बाद का देखेंगे कि क्या यहाँ पर इंस्टांस होता है। बट हाँ, अगर आपको BW कैंपस के कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे यहाँ पर तैयारी होती है BA BCom एंड आपके MBA इन सभी कोर्सेज की CHS। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ऑलवेज की तरह शुरू करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन, हु वेलकम अलेक्जेंडर एंड हिज मैन, सिकंदर और उसके आदमियों का स्वागत किसने किया? तो भाई आपके सामने ऑप्शन है, आम्बी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कृतिरूस ने या किंग पोरस ने। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में आप किसको सही मानेंगे? वीडियो को पॉज करके थोड़ा समय के लिए आप जरूर जवाब देने की कोशिश करें। देखते हैं कि अभी तक की आपकी इंटेलिजेंस क्या कहती है। तो प्यारे बच्चों, सही आंसर है राजा आम्बी। तो राजा आम्बी हैं, इन्होंने एक तरीके से निमंत्रण दे दिया, गेट खोल दिया कि भाई आप आइए, स्वागत है आपका भारत में, और खुद को समर्पण कर दिया। कहा कि भाई भारत में आपका स्वागत है, अन्य राजा जो हैं इन पर आक्रमण करिए, हम पे ना करिए, हम आपके अंतर्गत आ चुके हैं। तो भाई एक बात याद रखिए, इतिहास ही पूरा इसी तरीके से बना है कि जब जब घर टूटा है पड़ोसी आकर लूटा है। तो घर को तोड़ने में, भारतवर्ष इतना बड़ा विशाल, उसको तोड़ने में इसके राजा ही जिम्मेदार थे कहीं ना कहीं। उसी प्रकार से उसी कड़ी में राजा आम्बी को भी आप देखते हैं। वहीं पर इनको नाको चने चबाने के लिए जिम्मेदार कौन? राजा पोरस। राजा पोरस ने नाको चने चबवा दिए थे। भाई कभी भी सिकंदर की फौज ने हाथी नहीं देखा था, इन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। राजा पोरस के पास हाथियों की सेना थी। बस दुर्भाग्य इस बात का कि बारिश के समय में ये युद्ध हो रहा था। फिर भी इसके बावजूद भी राजा पोरस की सेना ने अच्छे से इन पर आक्रमण किया। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय क्या थे, क्या कर रहे थे। तो हम आपको अभी से बता देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को उस टाइम सत्ता नहीं मिली थी। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम सत्ता में नहीं थे, इनकी पूरी प्लानिंग चल रही थी सत्ता पर आने की। ठीक है, वरना आप ये कहेंगे कि इतने पराक्रमी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के होते कैसे अलेक्जेंडर आ गया? अरे भाई साहब, अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में नहीं आया था पहली बार, ये आम्बी थे वो जो इसको लेके आए थे, और इनका सामना सबसे पहले राजा पोरस से ही हुआ था। अब हम चलते हैं अपने आगे लेक्चर पर। तो हम देखते हैं कि जो गुप्त काल था हमारा, उस गुप्त काल में हमारे शिक्षा व्यवस्था को हम देखते हैं। यही एक टॉपिक था जो वहाँ पीछे रह गया था, शिक्षा व्यवस्था को हम देखते हैं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, नैतिक शिक्षा आदि विषयों का अध्ययन होता था। हर्षवर्धन के समय सौलभद्र यहाँ के कुलपति थे। याद रखिएगा, कुलपति कौन थे? सौलभद्र जी थे। वेंगसांग ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। वेंगसांग, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी भैया वेंगसांग ने। आज जो चाइना खूब आपके सामने उछलता है ना, तो इनके सबसे बड़े देखिए दार्शनिक वेंगसांग, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नालंदा विश्वविद्यालय, भारत से। ऐसे ही नहीं, सोने की चिड़िया भारत कही जाता है। 3 पुस्तकालय उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मशहूर, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदार्थ। अब आपको पता है कि जब पुस्तकालय में आग लगाई गई थी तो कितने दिन तक धधक धधक के ये पुस्तकालय जले थे नालंदा के। ये सब भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब भी मैं इसको कवर करूँगा मैं इसके बारे में और भी डिटेल आपको दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी एंट्रेंस और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिहाज से आपका पूरा यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं टॉपिक्स को बस टच करके निकल रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल के बाद पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, प्रभाकर वर्धन, इनकी राजधानी थानेश्वर। याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन वंश, ये गुप्तोत्तर काल है, गुप्त काल के बाद का समय। अब इनके बेटे कौन? पुत्र राज्यवर्धन, इनके बेटे, इनके दूसरे बेटे पुत्र हर्षवर्धन 606 से
647 ईस्वी एंड पुत्री राजश्री। बट हाँ, आपको किसके बारे में पढ़ना है? आपको पढ़ना है पुत्र हर्षवर्धन के बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। राजधानी कन्नौज थी। एंड हम अशोक के बारे में देखते हैं। बौद्ध मातोनियाई थे अशोक एंड सहिष्णुता। समुद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं, सैन्य विजेता एंड एक कविराज के नाम से भी जाने गए। हर्षवर्धन के बारे में हम देखते हैं, बौद्ध मातोनियाई थे, जिस प्रकार से अशोक थे उसी प्रकार से बौद्ध को मानने वाले हर्षवर्धन भी थे। सैन्य अभियान ये भी बहुत बढ़िया करते थे। लेखन एंड सहिष्णु भी ये बहुत ज़्यादा थे राजा हर्षवर्धन। चलते हैं हम आगे। यहाँ पर हम देखते हैं ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। यहाँ पर ऐहोल अभिलेख से यह बात पता चली हमें कि जो चालुक्य शासक थे उन्होंने, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया। रबकीर्ति ने ऐहोल लिखा। रबकीर्ति ने क्या लिखा? ऐहोल नामक ग्रंथ की रचना की। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट थे। बाणभट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी हर्षचरित बहुत ज़्यादा एग्जामों में आ भी चुकी है, कादंबरी भी आ चुकी है। याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी राइटर का नाम यहाँ पे लिया जाए तो एकदम बिल्कुल ठान कर उस चीज़ को याद कर लीजिए आप। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। सूर्य शतक की रचना किसने की? मयूर ने। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावती, नागानंद की रचना की। हर्षवर्धन ने भी ये 3 किताबें आपकी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावती और नागानंदा की यहाँ पर रचना की। चलते हैं हम आगे। हम ह्वेनसांग के बारे में देखते हैं। एक तस्वीर भी देख लीजिए ह्वेनसांग की, बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे यह प्रचलित है। ह्वेनसांग भारत हर्षवर्धन के समय में आए। इसे यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। याद रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तो सीधे ह्वेनसांग पे टिक कर दीजिएगा। वहीं पर वर्तमान शाक्य मुनि कौन है? तो ह्वेनसांग ही हैं। ये दोनों क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा। शूद्रों को ह्वेनसांग ने क्या माना? कृषक मान लिया इन्होंने। ह्वेनसांग की जो पुस्तक है सीयूक की, इन्होंने ह्वेनसांग ने लिखी। ह्वेनसांग चीनी यात्री ह्वेनसांग। अभी इनके बारे में मैंने बताया कि नालंदा से ही इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर कश्मीर 7-8वीं सदी के बारे में। करकोटक शासक वंश, संस्थापक दुर्लभ वर्धन वंश के शासक ललितादित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर बनाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनाया? ललितादित्य ने। वर्धन वंश के शासक ललितादित्य ने। और इसके करकोटक शासक वंश, संस्थापक इनके दुर्लभ। हम देखते हैं यहाँ पर उल्पल वंश। उल्पल वंश के बारे में संस्थापक अवंती वर्मन। उल्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के मंत्री सूय ने सिंचाई साधनों का विकास किया। पुरातन में सिंचाई साधनों का विकास किसने किया? अवंती वर्मन के मंत्री सूय ने। चलते हम आगे, पूर्व गुप्त वंश के बारे में देखते हैं। रानी दीदा 980 से 1003 तक शासन किया। यह लाहौर वंश की पुत्री थी। लाहौर वंश जय सिंह के काल में कल्हड़ ने रजत रंगड़ी नामक ग्रंथ लिखा। रजत रंगड़ी ग्रंथ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जय सिंह के काल में कल्हड़ ने लिखा, याद रखिएगा। यह प्राचीन भारत का विशेष ग्रंथ है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, विशेष ग्रंथ है ये। हम देखते हैं जैनुल आबदीन के बारे में। जैनुल आबदीन 1420 से 1470। इसे कश्मीर का अकबर एवं अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है? इसे कश्मीर का अकबर और अलाउद्दीन खिलजी की भी उपाधि इसको मिली।
जजिया कर के बारे में भी यहाँ पर है कि जैनुल आबदीन के द्वारा जजिया कर भी वसूला जाता था। जजिया कर है क्या? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है। धार्मिक कर, इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जाति से वसूल किया जाता था। तो जाहिर सी बात है, भारत में गैर मुस्लिम जाति कौन? सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू। तो वहाँ पर जजिया कर लगाना यहीं पर ही हुआ कि जजिया कर सबसे पहले हिंदुओं को देखते हुए, इनकी मेजॉरिटी को देखते हुए लगा कि ये अपने धार्मिक, अगर कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर इनको जजिया कर दिया जाता था, जजिया कर इनसे वसूला जाता था। अरे भैया, प्रताड़ना एक तरीके से, ये कर नहीं, ये आप इसको प्रताड़ना भी कह सकते हैं इतिहास की। और हम आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया। याद रखिए, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया। तो भैया, जजिया कर की शुरुआत करने वाले कौन हैं? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोन राज नामक विद्वान ने द्वितीय रजत रंगड़ी लिखी। द्वितीय रजत रंगड़ी किसने लिखी? जोन राज ने लिखी। अब आप ये चीज़ें यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर मैं आपको सामंतवाद एंड चालुक्य वंश के बारे में दोनों को कंबाइन लेक्चर लूँगा और वहाँ पर इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा लेक्चर नंबर अपने 14 में। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो BW कैंपस की टीम को कॉल करें, निर्भीक होकर ज्वाइन करें। आपकी मेंटोरशिप मैं कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।